तो स्टार्ट करते हैं। आइए, समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले आप उसे जानेंगे। वह चतुर्भुज जिसके केवल दो भुजाएं समांतर होती हैं उन्हें समलम चतुर्भुज कहते हैं। वह चतुर्भुज जिनके केवल दो भुजाएं समांतर हो उन्हें समलम चतुर्भुज कहते हैं। तो यह हो गया समलम चतुर्भुज की परिभाषा। ऐसा चतुर्भुज या वह चतुर्भुज जिसके केवल दो भुजाएं समांतर होती है उसे समलम चतुर्भुज कहते हैं। समलम चतुर्भुज की आकृति कैसे होती है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये है ए बी और मान लीजिए यहाँ पे है सी डी। आप इसे ए बी मान सकते हैं, मैंने ले लिया इसे ए बी और यहां से इसको मिला दिया और यहां से इसको मिला दिया। ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। एक एक चीज को हम लोग एकदम बारीकी से देखते चलेंगे, कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ए बी और सी डी इसके समांतर भुजाएं हैं, बी सी और ए डी इसके असमांतर भुजाएं हैं। ए बी और सी डी समलम चतुर्भुज के समांतर भुजा, बी सी और ए डी असमांतर भुजा। समांतर भुजा क्यों, समांतर भुजा क्यों ये है क्योंकि अभी परिभाषा में सुने हो कि समलम चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके केवल दो भुजाएं समांतर उसे समलम चतुर्भुज कहते हैं। तो इसकी दो समांतर भुजाएं यही है, ए बी और सी डी। ए बी और सी डी, तो ए बी और सी डी इसके समांतर भुजा है और दो भुजाएं इसके जो ए डी है और बी सी है वह असमांतर भुजा है। समांतर भुजा उसे कहते हैं जिनके बीच की दूरी जो है प्रत्येक जगह क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, समांतर भुजाएं। वह भुजाएं या ऐसी दो भुजाएं या ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी प्रत्येक जगह समान हो उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखा या समांतर भुजाएं कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसके अंतर्गत तीन गुण कौन कौन से हैं, उसको पहले नोट करेंगे, फिर इसके बाद इसके क्षेत्रफल, परिमाप, ऊंचाई और इसके विकर्ण की लंबाई देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसकी तीन विशेषताएं क्या है। वो तीन विशेषताएं क्या क्या है आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इसके जो विकर्ण है, समलम चतुर्भुज के विकर्ण, पहला विशेषता क्या है कि समलम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। समलम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो विकर्ण क्या होते हैं, किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को, किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। तो यहाँ पे ए का सम्मुख शीर्ष सी है तो ए सी पहला विकर्ण मिल जाएगा और बी के सम्मुख शीर्ष डी है तो बी डी विकर्ण मिल जाएगा। तो यहाँ दो विकर्ण मिल गया, ए सी और बी डी। और विशेषता क्या कहता है, शर्त क्या कहता है कि समलम चतुर्भुज की जो विकर्ण है एक दूसरे को क्या करते हैं, समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो मान लीजिए कि AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तब यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा आपको AO बटा के, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं या इधर से लिख सकते हैं या इधर से, आप जिधर से चाहे उधर से, तो ऊपर से ही हम लोग लिख सकते हैं DO बटा के OB, DO बटा के OB बराबर CO बटा के OA, CO बटा के OA। यहाँ पे ये पहला जानकारी मिलता है आपको, या पहला शर्त मिलता है या पहला विशेषता इसके बारे में मिलता है कि समलम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। मतलब कि भैया जो DO है और OB का जो अनुपात होगा वही OC, CO और OA का अनुपात होगा, जो कि दोनों आपस में बराबर है। दूसरा क्या है, दूसरा कहता है कि समलम चतुर्भुज के असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई समलम चतुर्भुज के दोनों समांतर भुजाओं के योग के आधा के बराबर होता है। फिर से सुनिए, समलम चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा की लंबाई, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की जो लंबाई होती है, यदि आप DA का मध्य बिंदु A मान लें और BC का मध्य बिंदु F मान लें, तो जो EF का लंबाई होगा वह क्या होगा, दोनों समांतर भुजाओं के योग का आधा। तो इसके समांतर भुजा कौन है, AB प्लस DC बटा के 2। तो समांतर भुजाओं के योग के आधा के बराबर होता है। ये रहा दूसरी विशेषता। अब हम देखेंगे तीसरी विशेषता। तीसरी विशेषता क्या है,
तो तीसरी विशेषता जो है वो आप देखेंगे यहाँ पे समलंब चतुर्भुज के विकर्णों के समलंब चतुर्भुज के विकर्णों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की जो लंबाई होती है दोनों समांतर भुजाओं के अंतर के आधा के बराबर होती है। आपने देखा कि समलंब चतुर्भुज के पहला शर्त क्या देखा कि समलंब चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो आपने देखा कि डीओ बटा में ओबी, सीओ बटा में ओए। दूसरा विशेषता देखा कि समलंब चतुर्भुज के असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई जो होती है समांतर भुजाओं के योग के आधा के बराबर होती है। और तीसरा विशेषता यह है कि समलंब चतुर्भुज के विकर्णों के मध्य बिंदु, यदि मान लीजिए कि आपके पास ये वाला रेखा विकर्ण है और ये वाला रेखा विकर्ण है, क्योंकि सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो यदि AC का मध्य बिंदु यदि आप मान लें कि यहाँ पे है, इसको आप यस ले सकते हैं और इसका मध्य बिंदु टी ले सकते हैं। यस क्या है? AC का मध्य बिंदु है। टी क्या है? BD का मध्य बिंदु है। तो समलंब चतुर्भुज के विकर्णों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की जो लंबाई होती है समांतर भुजाओं के अंतर के आधा के बराबर होती है। अर्थात जो यहाँ पे एसटी का लंबाई मिलेगा यानी एसटी का जो माप मिलेगा वह क्या मिलेगा? तो बड़ी भुजा में से, याद रखिएगा, दोनों समांतर भुजाओं के अंतर का मतलब, समांतर भुजाओं का अंतर का मतलब दोनों से जो समांतर भुजा AB और CD इसमें जो बड़ी होगी उसमें से छोटी वाले को घटा देंगे यानी समांतर भुजाओं का अंतर बटा में 2 हो जाता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है समलंब चतुर्भुज के बारे में। तो ये समलंब चतुर्भुज की 3 विशेषताएं रहा। अब हम लोग देखते हैं कि समलंब चतुर्भुज के परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्णों और ऊंचाइयों को कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आगे फिर से। ये आपके पास एक समलंब चतुर्भुज है। इसके विकर्ण हमने लिया यहां से ये, उसके विकर्ण ये, इसको हमने ए लिखा था, B C D। अब आप ध्यान से देखिए, यदि आप इस A पर बने कोण को मान लीजिए अल्फा, शीर्ष B पर बना कोण को मान लीजिए बीटा, शीर्ष C पे बने कोण को मान लीजिए गामा और शीर्ष D पे बने कोण को मान लीजिए डेल्टा कोण बना है। और यहां से इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी h मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? h। इसको h मान लें। तो सबसे पहले हम लोग इसके परिमाप को देखना है। तो आप एक बात यह भी यहाँ पे देख लेंगे कि यदि AB की लंबाई को हम स्मॉल a से इंडिकेट करें कि AB की जो लंबाई है वह A है, BC की लंबाई को यदि मैं मान लूँ B, CD की लंबाई को यदि मान लूँ मैं C और DA की लंबाई को मान लूँ D। तो अब हम एक एक चीज को बारीकी से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके क्षेत्रफल को, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे एक उनके बीच की दूरी। तो यहाँ शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो आप जानते हैं कि AB और CD समांतर भुजाएं हैं, तो AB का मान है A और CD का मान है C। तो समांतर भुजाओं का योग, तो मतलब बीच में प्लस का निशान लगा देंगे तो समांतर भुजाओं का योग हो गया A + C गुणे इनकी बीच की दूरी। इनकी बीच की दूरी क्या है? h। क्योंकि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो होती है प्रत्येक जगह समान होती है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे मिल जाएगा h। तो ये हो गया
समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। अब यहाँ से यदि आपको क्षेत्रफल पता है तो आप यहाँ से यच का भी मान निकाल सकते हैं। यदि मान लो यहाँ से यच का मान यानी ऊंचाई निकालना हो, यच का मान यानी ऊंचाई निकालना हो तो क्या करेंगे? 2 गुणे क्षेत्रफल, 2 गुणे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बटा में उनके समांतर भुजाओं का योग यानी a प्लस सी भी रख के निकाल सकते हैं यदि ऊंचाई पूछेगा तो। इस सूत्र में ही रख के यच का मान निकालने के लिए इन सबको इधर पक्षांतर कर देंगे तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा 2 गुणे क्षेत्रफल बटा में समांतर भुजाओं का योग यानी a प्लस सी। ए और सी क्या है? समांतर भुजाएं हैं। तीसरा हम लोग देखेंगे परिमाप। समलंब चतुर्भुज का जो परिमाप होता है, समलंब चतुर्भुज का परिमाप, समलंब चतुर्भुज का परिमाप कैसे निकालते हैं? तो समलंब चतुर्भुज का परिमाप बराबर, समलंब चतुर्भुज का परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। किसी भी आकृति का परिमाप का मतलब होता है उसके सीमा की लंबाई। यदि ये ए बी सी डी ये समलंब चतुर्भुज है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है, यही इसकी सीमाएं हैं, यही इसकी भुजाएं हैं। तो इनके चारों तरफ की लंबाई यानी चारों सीमाओं की लंबाई, चारों तरफ की सीमाओं की लंबाई को क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। किसी भी आकृति का परिमाप निकालना है तो उसकी सीमाओं की लंबाई को निकाल दीजिए, उसकी परिमाप निकल जाती है। तो इसकी चारों भुजाएं ए बी सी डी है तो हम चार भुजाओं को जोड़ दिए तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इसका परिमाप हो गया। अब हम लोग देखेंगे चौदह, हमने बताया था कि ऊंचाई निकालने का और एक और तरीका होता है, ऊंचाई निकालने का कई तरीकाएं हैं। तो यहाँ पे ऊंचाई इसका निकालने का एक और ही बेहतरीन मतलब सूत्र है। अगर आपको त्रिकोणमिति आती होगी, यदि कक्षा 10 के आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज बेहतर समझ में आ जाएगा। देखिए ऊंचाई यानी यच का मान निकालना है तो यच का मान निकालने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो भुजा है, ये जो भुजा है सी, इसके सम्मुख, इसके सामने दो भुजाएं होगी, एक BC और एक इधर AD, एक यहाँ BC और एक यहाँ AD। इन्हीं की मदद से हम यच का मान निकाल सकते हैं। यदि आपको समलंब चतुर्भुज में असमांतर भुजाओं का माप पता रहेगा और उस असमांतर भुजाओं के दोनों शीर्षों पर बने कोण में से कोई एक कोण भी पता रहेगा तो आप यच का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो इन चारों कोणों में से ध्यान सुनिएगा, समलंब चतुर्भुज के चारों कोणों में से कोई एक कोण और कोई एक असमांतर भुजा का माप, या तो इस असमांतर भुजा का माप पता हो या तो ए, या चारों में से कोई एक कोण। यदि चारों में से एक कोण का कहने का मतलब ये है कि यदि इस असमांतर भुजा का माप पता है तो इनके दोनों शीर्षों में से कोई एक कोण पता होना चाहिए। यदि इस असमांतर भुजा का माप पता है, इस वाले भुजा का माप पता है तो इनके शीर्ष पर बनने वाले कोई कोण पता होना चाहिए, तब आप यच का मान निकाल सकते हैं। तो उस समय यच का मान कैसे निकलेगा? तो यच बराबर है, यदि बी पता है, उनके शीर्षों पे दोनों कोण पता है तो आप यच का मान निकाल सकते हैं, इनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। कैसे? तो यच बराबर होगा बी इंटू साइन बीटा, बी इंटू साइन बीटा बराबर, या तो बी इंटू, यदि ये वाला कोण नहीं पता है तो इस वाले शीर्ष पे कोण बना जो है उसको भी लेकर आप निकाल सकते हैं, बी इंटू साइन गामा से। तो यच बराबर, यदि आपको असमांतर भुजा बी का मान पता है और इनके शीर्षों पे बने दोनों कोण पता है तो आप यच का मान यानी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। यच बराबर बी इंटू साइन बीटा बराबर बी इंटू साइन गामा से। दूसरा, यदि आपको इधर का भुजा पता है डी का मान तो यहां से भी यच का मान निकाल सकते हैं। यदि इसमें से कोई एक कोण पता है तो यहां से निकाल सकते हैं डी इंटू साइन अल्फा या डी इंटू साइन डेल्टा से निकाल सकते हैं। मैंने क्या बताया कि इनका यूज कैसे करना है? यदि आपको ये वाला भुजा पता है डी, समांतर भुजाओं को छोड़कर या समांतर डी और इनके दोनों शीर्षों पर बने कोण में से कोई एक कोण पता है तो इस डी को लेकर के और उसके कोण का साइन लेकर आपस में गुणा करके निकाल सकते हैं एच का मान, और डी इंटू यहाँ पे साइन डेल्टा उसी तरह इस वाले कोण को भी लेकर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप यच का मान इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। ये सूत्र बहुत ही बेहतरीन है यच का मान निकालने का। इसको निकालने का भी तरीका है एक अपने आप में, ये कोई विशेष नहीं है। अगर आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि इनके बीच की दूरी प्रत्येक जगह समान है, तो यहाँ से भी आप एक लंब डाल सकते हैं, यहाँ से इसके शीर्ष से भी क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे लंब डाल देंगे। जैसे यहाँ पे लंब डालेंगे तो यहाँ लंब डालेंगे तो मान लीजिए कि यहाँ पे सी एफ कोई लंब है, यहाँ पे सी एफ अगर लंब है तो अगर ये लंब होगा तो अब बताइए
90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो ये कर्ण होगी, ये कर्ण हो जाएगी और ये हो जाएगा लंब। तो बताओ, आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो साइन का मान निकालेंगे, अगर साइन का मान, तो साइन का मान जैसे निकालेंगे तो साइन बीटा का मान निकालेंगे। मान लो यहाँ बीटा है साइन बीटा, तो साइन बीटा पर क्या होगा? यह एच बटा में बी, यानी लंब बटा में कर्ण। एच बटा में बी मतलब लंब बटा में कर्ण, क्योंकि ये लंब होगा ना, और इसके सामने 90 अंश के सामने भुजा कर्ण होगी, तो लंब बटा में कर्ण क्या होता है? साइन। साइन थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। तो थीटा का मतलब बी, बी शीर्ष पर बना बीटा कोण, तो साइन बीटा बराबर हो जाता है लंब बटा में कर्ण। उसी को बेस बना करके निकाला गया है कि एच का मान यदि निकालना है तो बी इंटू साइन बीटा हो जाता है। यदि गामा पता है तो यहाँ हो जाएगा बी इंटू साइन गामा। यदि आपको इस वाले भुजा में से डी पता है और ये कोण पता है तो डी इंटू साइन अल्फा हो जाएगा, और इस वाले भुजा में ये वाला कोण पता है तो डी इंटू साइन डेल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से आप एच का मान निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे विकर्ण को याद करना। विकर्ण कैसे निकलेगा? तो विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए आप देखिए तरीका क्या है। तो विकर्ण दो है, एक है AC और एक है BD। इसको भी निकालने का दो तरीका है। जैसे एच का मान दो तरीका से निकाल सकते हैं, दो तरीका से, उसी तरह इनके विकर्णों को भी दो तरीका से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग AC को निकालना देखेंगे कि AC का मान क्या होगा। AC बराबर, तो AC बराबर निकालने का दो तरीका है। इस AC को ध्यान से देखिए, इस A और C, यहाँ पे देखेंगे तो शीर्ष A और C से दो भुजाएं लगी हुई है। ये A वाला, AB वाला और BC वाला, AB और BC, ये दोनों इससे लगा हुआ है। तो यहाँ पे कर्णी में, AC बराबर कर्णी में, इस AB जो भुजा लगा इधर वाला AB में A का स्क्वायर, AB का माप क्या है? A का स्क्वायर, BC का माप क्या है? B का स्क्वायर। तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर हो जाता है, और इनके बीच में जो बना कोण है उनका कास ले लेते हैं, तो माइनस लिखते हैं 2AB कास बीटा। ये सूत्र है, इसको आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कास बीटा। बस याद रखिएगा कि जो विकर्ण होगा देखना है कि दोनों इस विकर्ण से दो जो भुजाएं लग रही है कौन कौन सी है। तो यहाँ AB और BC लग रहा है, तो इसलिए A और B माप वाला को लेकर हम निकाल सकते हैं। दूसरा, इसी को आप इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी देखेंगे तो दो भुजाएं लग रहा है यहाँ पे AD और DC, तो DC और AD भी लग रहा है, तो यहाँ से DC का मान क्या है? C, तो कर सकते हैं C का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होता है, माइनस 2CD, और देखिए इनके बीच का कोण कौन है? डेल्टा, तो हो जाएगा कास डेल्टा, तो कास डेल्टा ले लेंगे। उसी प्रकार यदि आपको विकर्ण BD का लंबाई निकालना हो, BD बराबर, विकर्ण BD का लंबाई निकालना है तो BD का भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए ये BD बराबर निकालना है तो कर्णी में, अब BD को देखेंगे, BD, यहाँ से B और D ये विकर्ण है, तो यहाँ पे देखेंगे कि BC और CD इससे लग रहे हैं, BC भुजा और CD इससे क्या हो रहा है? लग रहा है। तो इन दोनों की मदद से निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, B का स्क्वायर C का स्क्वायर माइनस 2BC। अब देखिए इन दोनों के बीच में BC और CD के बीच में कौन कोण बन रहा है? गामा कोण, तो यहाँ कास गामा हो जाएगा। कास क्या हो जाएगा? गामा। उसी प्रकार जैसे ये वाला निकाला गया है तो इधर भी इस साइड भी देखेंगे तो यहाँ पे दो भुजाएं ये लग रहा है AB और AD, AB और AD, तो AB के बीच कौन कौन भुजा है? तो A है तो A का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है? D है तो D का स्क्वायर माइनस 2AD। अब देखिए इन दोनों भुजा के बीच कौन कौन है? अल्फा, तो कास अल्फा ले लेंगे, कास अल्फा। तो इस प्रकार आप इसके विकर्ण की लंबाई भी निकाल सकते हैं।